यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस का यहाँ पर जो ज्योग्राफी का यहाँ पर मेन टेस्ट है ये तीसरा रहेगा, ठीक है। 2 तक हम लोग कर चुके हैं इसके, और ओवरऑल यहाँ पर 17 नंबर टेस्ट है, इसको कवर करेंगे। यहाँ पर आज 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और साथ में फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आज जो विजन का टेस्ट नंबर 32 है वो भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से आज कवर करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, इसमें बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके सही कथनों का चयन करना है। पहली बात है, इसमें बोला है भूकंपीय गतिविधियाँ, गुरुत्व विसंगतियाँ और उल्का जो होते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से जो होगा स्टेटमेंट इसका ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, भूकंप में जिस बिंदु से ऊर्जा निर्मुक्त होती है उससे भूकंप का केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। तीसरा बोला समानता, गहरे केंद्र वाले भूकंप अधिक खतरनाक होते हैं, ठीक है। गहरे केंद्र वाले जो भूकंप होते हैं अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें उच्च दाब के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर उथले उद्गम केंद्र वाले भूकंप समानता अधिक विनाशकारी होते हैं क्योंकि इसमें भूकंपीय तरंग की जो सतह होती है उस पर अधिक तीव्रता प्रकट होती है। कौन से, उथले उद्गम केंद्र वाले, जिसको फोकस बोलते हैं। और फोकस किधर होता है, ये आपका हो जाएगा जो भूकंप, जैसे कि यहाँ पर एक पट्टी बनी भूकंप की, ठीक है। तो यहाँ से ये भूकंप का एरिया बना है, ये ज़मीन है, हम लोग यहाँ चल रहे हैं, तो इसके जो मिडिल पॉइंट है इसका फोकस पॉइंट ये यहाँ से होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगी, इसका यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट होगा इससे रिलेटेड है, क्योंकि जो समानता गहरे केंद्र वाले भूकंप अधिक गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर उद्गम जो होता है इसका जो उथले उद्गम वाले केंद्र होते हैं उसमें ज़्यादा तेज यहाँ पर विनाशकारी भूकंप होते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूकंप की यहाँ पर पी तरंगों के संबंध में सही बात बताता है। सही बात बता रहा है, आंसर हो जाएगा यहाँ से। एक तो जो पहला बोला है पी तरंगे ठोस माध्यम से तो गुजर सकती है परंतु यहाँ पर तरल माध्यम से नहीं, तरल माध्यम में अपरोपण सामर्थ्य की अनुपस्थिति के कारण। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक तरंगे पी तरंगे संपीड़ित तरंगे होती हैं जो अंदर तरंगे की प्रकृति की होती हैं, और पी तरंगे दबाव तरंगे होती हैं जो अन्य तरंगों की तुलना में पृथ्वी पर अधिक तेजी से गति करती हैं। क्योंकि ये तरंगे सिस्मोग्राफिक स्टेशनों के सबसे पहले पहुंचती हैं, इसी कारण इन्हें प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। और ये तरंगे द्रव सहित किसी भी माध्यम से गुजर सकती है और उनकी गति एस तरंगों की गति के लगभग 2 गुना होती है और वायु में ध्वनि का आकार ले लेती है और ध्वनि की गति गमन करने लगती है। पहली बात यहाँ से गलत है। सेकंड, पी तरंगों की सदृश गति, पी तरंगे ध्वनि की तरंगों में सदृश गति करती हैं, अभी मैंने आपको बताया है ना, क्या होगा, करेक्ट है। तीसरी बात है, पी तरंगों की गति सदैव लगभग ध्वनि तरंगों में समान होती है, समान नहीं होती है, ये बात गलत हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से सिर्फ दूसरा करेक्ट है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। एंटी सेंटर भूकंप का केंद्र अधिकेंद्र, जो एंटी सेंटर भूकंप के अधिकेंद्र के बिल्कुल विपरीत होता है। पहला, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। आगे आते हैं, छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह से उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां पी और एस तरंगों के दोनों की अभिलेखित नहीं हो पाएंगी। ये बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, गलत नहीं, सही है, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर छाया क्षेत्र जो होता है वे पृथ्वी की सतह के उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ पी तरंगे और एस तरंगों के दोनों की अभिलेखित नहीं हो पाती हैं, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है, भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं ये सर्वाधिक हानिकारक तरंगे क्योंकि ये घनत्व में अंतर उत्पन्न करती हैं जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ में खिंचाव संकुचन पैदा होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं इनको सर्वाधिक हानिकारक तरंगे नहीं कहा जाता है क्योंकि केवल ये इसके घनत्व के अंतर को उत्पन्न और पदार्थ के खिंचाव को संकुचन पैदा करती हैं, ठीक है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, तो ये बात गलत होगी, तीसरी वाली। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, करेक्ट है, 1 2 4 सही है, आंसर यहाँ से डी तीसरे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है, अनाच्छादन प्रक्रिया के चरण के संबंध में जो बता रहा है कि प्रक्रिया के चरण किस पर निर्भर है, ठीक है, किस पर निर्भर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से। पृथ्वी पर होने वाली वर्षण प्रक्रिया परिणाम स्वरूप सतह के तापमान
सतह के समान जो रूप है उसमें जो निम्न समतल हो उसमें होने लगता है, जिसे यहाँ पर नच्छादन के रूप में जाना जाता है। और ये 4 चरणों में घटित होता है। एक तो अपक्षय, कटाव, ठीक है, परिवहन और आपका निक्षेपण। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सभी बातें आंसर करेक्ट हैं, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन सा सही है। पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण का कोई यहाँ पर परिभाषित रूप से बिल्कुल नहीं है। मतलब कहने का पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विवरण कोई परिभाषित रूप यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया है। 5वें का पहला स्टेटमेंट आंसर क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी के विवरण का यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है इसको। सेकेंड बात है, बरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये संघ शासित प्रदेश का लक्षद्वीप का हिस्सा है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो होगी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर बरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा होगा। ठीक है, तीसरी बात है, भारत में दक्कन का पठार तरल क्षारीय लावा द्वारा निर्मित है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्याप्त रूप से यहाँ से जो बोला है कि भारत का जो दक्कन का पठार है तरल क्षारीय लावा द्वारा निर्मित होता है, ये बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के क्रस्ट से निर्मित चट्टानों के बड़े यहाँ पर खनिज कण पाए जाते हैं यदि बड़े खनिज पाए जाते हैं यदि यहाँ पर जब मैग्मा धीमी दर से ठंडा होता है तब। ठीक है, ये यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पिघली हुई चट्टान मैग्मा धीमी गति से ठंडा होने पर आंतरिक भाग में ऊष्मा के क्षय होने की सहायता मिलती है और इससे यहाँ पर खनिज तथा जो संगठित रूप से आपस में जुड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान, बड़े आकार के खनिज कण ये सब निर्मित होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 6ठी का करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित पर विचार करना है कौन से यहाँ से सही होगा। मृदा वर्षा के जल के अवशोषण द्वारा अंतर्निहित चट्टानों के रासायनिक अपक्षय से वृद्धि करती है। पहला 7वें का स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये करेक्ट है। सेकंड, रासायनिक क्षरण यांत्रिक अपक्षय का बढ़ावा देता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है, उष्ण आर्द्र जलवायु रासायनिक अपक्षय का अवरोध करती है, जबकि शुष्क जलवायु रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा देती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर आज शुष्क आर्द्र जो उष्ण आर्द्र जलवायु रासायनिक अपक्षय का अवरोध नहीं करती, जबकि यहाँ पर ये शुष्क रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये बात गलत होगा। 1 2 3 इसका करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि जो यहाँ से उष्ण और जो जलवायु परिवर्तन है रासायनिक अपक्षय में वृद्धि, ये वही शुष्क जलवायु मौसम या वार्षिक अपक्षय के लिए अनुकूल रूप से स्थिति प्रदान करती है और मिट्टी द्वारा वर्षा की जो जल होता है उसको शोषण करके यहाँ पर ये जो सतह होती है उसके नीचे स्थित जो चट्टान होती है उसकी नमी के साथ संपर्क बना लेती है और वर्षा का जल मृदा कार्बनिक अम्लों को अवशोषित करती है, जिससे यहाँ पर इस प्रकार की शुद्ध वर्षा जल का तुलना में अधिक कठोर अपक्षयकारी एजेंट के रूप में अनवरत चट्टानों को अधिक क्रियाशील बनाती है। ये आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे। यहाँ से जो बात है ये तीसरी वाली जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उष्ण आर्द्र जलवायु है ये रासायनिक अपक्षय का अवरोध नहीं करती, बल्कि यहाँ पर ये शुष्क जलवायु का रासायनिक अपक्षय से बढ़ावा देगी सिर्फ। ठीक है, तो ये बात करेक्ट है, मतलब गलत है। 1 2 करेक्ट है इसका आंसर बी। क्वेश्चन 8 है, 8 नंबर में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करना है। ढाल प्रवणता, कोरलिस बल, भूआकृति कारक, ठीक है, और समय, पदार्थ, राइट, जलवायु, इनमें से 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं। 6 ऑप्शन में बोला है कि इनमें से कौन से भू आकृति के निर्माण के सहायक हो सकते हैं। भू आकृति के निर्माण में कौन से सहायक होंगे? देखो, जिसमें से ढाल प्रवणता प्रवाहित जल की जो गति होती है उसको अपक्षयित पदार्थ की गहराई से निर्धारित करने में उपयोगी होती है, और प्रवाहित जल में जो लगने वाला कोरलिस बल जल के वैसे ही विक्षेपित करता है जैसे कि वायु को भू आकृति कारक। ठीक है, जैसे वायु प्रवाहित जल का तरंगे भू आकृति प्रकार और विस्तार निर्धारण करना। यदि चट्टान मुलायम पदार्थ से निर्मित होती है तो कठोर पदार्थ से निर्मित चट्टान की तुलना में उसका अपक्षय तीव्र होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है 8वें का। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? 9वें का आंसर हो जाएगा। एक तो भारत के बोला है कि भारत के ऊंची चट्टानें पश्चिमी तट में अपर्दन स्थल रूपों की प्रमुखता होती है, जबकि यहाँ पर भारत में निम्न अवसादी पूर्वी तट में निक्षेपण स्थल रूपों की प्रमुखता है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बोला है तरंग घर्षित चबूतरे चट्टानें
तटों की एक विशेषता होती है, जबकि यहाँ पर डेल्टा निर्माण अवसादी तटों की एक क्या है विशेषता बताता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि चबूतरे जो होते हैं ये चबूतरे जिसको बोलते हैं वेब कट प्लेटफॉर्म ये बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके सम्मुख जो घर्षित यहाँ पर तरंग है और जो भृंगु है शीघ्रता से पीछे हटने के कारण, ठीक है, जबकि यहाँ पर निचले अवसादी तटों पर सहायक नदियाँ तटीय मैदान की डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा देती हैं और तरंग चट्टानी अवसादी तटों से लब से महत्वपूर्ण भूआकृति कारक बताती है, ठीक है। तो सेकेंड बात करेक्ट है, लेकिन तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अवसादी तरंग की तुलना में चट्टानी पर जो महासागरीय धारा है ये भू आकृति का एग्जाम्पल हो गया, भू आकृति कारक होती है, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो तरंगे चट्टाने और यहाँ पर अवसादी तटों को सबसे महत्वपूर्ण भूभागी बताएंगी, ठीक है, कौन सी अवसादी चट्टानों पे। तो ये बात गलत हो जाएगी, बाकी 1 2 इसका करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 अंश का आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। चट्टानों के अपरदन के संबंध में विचार करना है। अपरदन चट्टानों के विखंडन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ना कि परिवहन को। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, सही मतलब सही बात है कि गलत है। दूसरा, प्रवाहशील जल हिमानी और वायु अपरदन के कारक होते हैं, ये बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। अपरदन यहाँ पर क्या है? एक स्वस्थान प्रक्रिया होती है, गलत है। यहाँ पर एक सेतु होती है, इन सेतु नहीं होती है, या इन सेतु नहीं होगी, EX होगी, ठीक है। आगे, अपरदन अभी जो विभिन्न अक्ष जो स्थलाकृति होती है उसके निर्माण में जिम्मेदार करती है, जिम्मेदार होती है, ये बात करेक्ट है। अपरदन विभिन्न जो स्थलाकृति उसके लिए जिम्मेदार होगी। आंसर क्या होगा? 1 गलत है, 3 गलत है, 2 4 करेक्ट है। सही पूछा 2 4 B 10वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पर गठित जो चट्टान है उसके बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा गलत है इसमें से? ठीक है, गलत है जो देखते हैं इसमें 11 में। पहले बोला लोहेस का निक्षेपण जो होता है ये पवन द्वारा बहाकर लाई गई जो तलछटी चट्टानें होती है उसके रूप में होता है, और ये वातज चट्टानों का एक उदाहरण है, सही है। टिल क्या होता है? टिल यहाँ पर हिमनद द्वारा जमा की गई जो गोलाश्मी मृतिका होती है उसका एक हिमनदी चट्टान का एग्जाम्पल होता है, सही बात है। सेल मृदा का नरम, अभेद और कठोर रूप है, ये एक चिकनी मिट्टी की चट्टान का एक उदाहरण माना जाता है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, सेल, टिल और रोएस, तीनों बातें करेक्ट। पूछा कौन सा यहाँ पर गलत है? तो कोई गलत नहीं है, डी आंसर सही है, सभी बातें सही हैं। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्वेदी ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के एग्जाम्पल होंगे? बहिर्वेदी ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है, आंसर हो जाएगा आपका एक तो लावा मैदान कोल्डेरा है ना, और आपका हो जाएगा क्षारीय लावा सिल्ट और सिंडर शंकु, ये तो आंसर क्या होगा? 1 2 4 5 इसका आंसर होगा 12 का डी। लेकिन यहाँ पर तीसरा जो है ये जो बैथोलिथ है ये बहिर्वेदी स्थलाकृति का उदाहरण है, अंतर्वेदी का जो बहिर्वेदी एग्जाम्पल इनमें से, मतलब बहिर्वेदी जो बैथोलिथ है बहिर्वेदी स्थलाकृति का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ से बैथोलिथ इसमें नहीं होना चाहिए, बहिर्वेदी का एग्जाम्पल नहीं है ये, ठीक है। ये होगा 1 2 4 5 डी, राइट। आगे आते हैं, पूछा सही उत्तर का चयन करना, तो डी 12 का आंसर होगा। यहाँ से 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर। इससे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के कारण है? भूकंप के कारण में से कौन कौन से ये बताना है 13 में। देखो यहाँ पे तो पहला हो जाएगा आपका जो ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमस्खलन हो गया, प्लेट संचलन, बड़े बांध और खनन, ये सभी यहाँ पे ज़्यादातर भूकंप के क्या है, एक तरह से किसके कारण हो सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 और 5। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है 14 में, ठीक है। देखो पृथ्वी के यहाँ पर बोला है कि पृथ्वी की सतह का वह बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है उसी बिंदु को भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, क्या सही है? पहला करेक्ट है। सेकंड, भूकंपी तरंगों का सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में तीव्र गति से चलती है, सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। पी तरंग की कंपन दिशा तरंग की दिशा में समानांतर होती है, ये बात गलत है, ठीक है। क्या होगी? ये बात गलत हो जाएगी। चौथा है पी तरंग छाया क्षेत्र एस तरंग से बड़ा होता है, ये बात करेक्ट है,
गलत कौन सा है? तीसरा गलत है। 1 to 4 यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से सही आंसर है। देखो जितने भी टॉपिक आते हैं यार, वो सब टॉपिक आपको कवर करना है। एमसीक्यूज आप कर लेते हो ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज पे आप लास्ट टाइम डिपेंड नहीं रहना है। जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको पूरे कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको पता चला ये टॉपिक आया न्यूज़ में, तो ये टॉपिक आपको जाके कवर करना है। तो जो टॉपिक आते जा रहे हैं वो टॉपिक को आपको कवर करना है, ना कि एमसीक्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज ढूंढो करने लगो कवर, वो टॉपिक को ही कवर कर लो, तो वहाँ से आपकी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। गार्ज एक क्या है? गहरी घाटी होती है, जिसके यहाँ पर पास खड़ी से लेकर काफ़ी गहरी ढाल होने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से विशेषताओं में कौन सी यहाँ पर कैनियन गार्ज से अलग करती है इसको? कैनियन गार्ज से जो अलग करेगी, आंसर हो जाएगा यहाँ से एक तो पहला, कैनियन अपनी तलहटी जो अपेक्षा उसके यहाँ पर शीर्ष भाग में अधिक चौड़ी होती है, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, कैनियन किनारे की ओर खड़ी ढाल वाली होती है, ये भी बात सही है। कैनियन समानता क्षैतिज संस्तर वाली और सारी चट्टानों से बनती है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर 1, 3, 4 सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैनियन की चौड़ाई ऊपर से नीचे की तरफ समान होती है, समान नहीं होती है, ये बात याद रखना है ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैनियन के ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, और कैनियन गार्ज की एक ही अनंत रूप होता है, तो एक गलत होगा। आंसर क्या है? 1, 3, 4 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सी क्षारी लावा की विशेषता बताता है? क्षारी लावा की विशेषता में से कौन बताता है? क्षारी लावा क्या होता है? सर्वाधिक गर्म और अत्यधिक तरल होता है। इसमें यहाँ पर लौह एवं जो मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और परंतु इसका सिलिका का भाव होता है, और ये पतली सीट के रूप में लंबी दूरी तक फैला होता है, और परिणाम स्वरूप सील्ड या गुंबद का आकार ग्रहण कर लेता है। आंसर 16 का भी करेक्ट है। एक और तो तीसरी बात से गलत, क्योंकि सिलिका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात क्या होगी? ये बात यहाँ से इसकी गलत है ठीक है। सिलिका का इसमें अभाव होता है ना, बताया मैंने आपको। आगे थे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से अवसादी चट्टानों के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी की सतह पर अवसादी चट्टानों का निर्माण जल चक्री प्रणाली से होता है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो उनका जो निर्माण है जल चक्री प्रणाली से होगा। सेकेंड बात, अवसादी चट्टानों का निर्माण में पहले से विद्यमान चट्टानों का अपक्षय शामिल होता है। सेकेंड करेक्ट होगा, क्योंकि अवसादी चट्टानों में निर्माण से पहले क्या होता है? विद्यमान में चट्टानों का अपक्षय शामिल होगा। तीसरी बात है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। ये बात सही है गलत है? सोचो। जो अवसादी चट्टान होती है इसमें जीवाश्म पाया जाता है, एकदम यहाँ से करेक्ट है ठीक है। चौथा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो परत के रूप में क्या होता है, इसमें हाइड्रोलाइज्ड सिस्टम द्वारा परिवर्तित होकर परतों के रूप में जम जाने को लेकर के इसमें जीवाश्म पाया जाता है ना, तो करेक्ट होगा। चौथा बात है, जीवाश्म चट्टान समानता परतदार होती है, एकदम करेक्ट है, क्योंकि जीवाश्म चट्टानें होती हैं वो परतदार होती है ठीक है, पपड़ी टाइप में। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 17 का डी करेक्ट है। इनको आप एक मैप में देखोगे ना, अगर जो रॉक्स यहाँ पर हैं और चट्टानें हैं इन सबको, तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैसी कैसी, जैसे कि एनसीईआरटी में यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है ना, तो वहाँ से देख सकते हो। अब लेकिन देखने का टाइम नहीं है, सीधे आपसे आपको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करके आपको टॉपिक को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये लेकिन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है 17 का। देखो ये सब टॉपिक आपके कवर हो जाए, इसके लिए आपको महेश बनवाल बुक ले लो, वहाँ से आपके सब टॉपिक कवर हो जाएंगे, जितने एक टॉपिक दे रखा है। एनसीईआरटी से कई गुना ज़्यादा टॉपिक वहाँ पर दिए। जैसे एनसीईआरटी मान लो कि आपका ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल के बारे में एक एग्जांपल लेता हूँ कि 5 से 6 लाइन दी है, तो वहाँ पे आप जो महेश बनवाल की बुक में कम से कम 12 लाइन दी है, तो दुगने का अंतर है वहाँ पे। एक बार देखो बुक, काफ़ी अच्छी हो। क्वेश्चन 18 आते 18, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसमें बोला है कि कौन सी चट्टानें आग्नेय की यहाँ पर विशेषताओं को संदर्भित करती हैं? कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानों को संदर्भित करती हैं बताना है। एक तो इन चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के जमने से होता है, पहली बात करेक्ट है ठीक है, और ये बात सही है। उसके बाद आपका हो जाएगा होगा ये रवेदार क्रिस्टली होती है, ये बात भी करेक्ट है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये बोल रहा है कि जीवाश्म युक्त चट्टानें होती हैं, गलत बात है। और ये चट्टानें पारगम और छिद्रयुक्त होती है, ये बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि ये ना ही पारगम और ना ही यहाँ पर छिद्रयुक्त होंगी, ये बात गलत है। आंसर क्या होगा आपका? हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है ना, 1 और 3 मतलब बी बात इसकी सही है। क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ज्वालामुखी प्रकारों के संदर्भ के बारे में सही बताती है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 19 का, इसके बारे में सही बताएगा बात, वो हो जाएगा आपका पहला बोला है, सील्ड प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब काफ़ी पतला मैग्मा दरारों से बहकर बाहर निकलता है और लंबे समय के लिए अंतराल में प्रवाहित होते हुए विशाल क्षेत्र तक फैल जाता है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब काफ़ी पतला मैग्मा दरारों से होकर बहता है निकलता है तो लंबे समय के अंतरालों के प्रवाहित होते हुए विशाल क्षेत्र तक फैल जाता है, और ये दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जबकि यहाँ पर सील्ड
प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब अम्ल और सिलिकेट की कम मात्रा में मैग्मा धीरे धीरे शांत तरह से बाहर निकलता रहता है और ये व्यापक आधार वाली पठार में निर्माण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, शंक्वाकार ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब मैग्मा निकलना बंद होने के कारण उपरांत क्रेटर एक झील में परिवर्तित हो जाता है, तब क्या होगा? सेकेंड भी गलत है, क्योंकि जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो इसका क्रेटर झील में परिवर्तित हो जाता है और तब ये कोल्डेरा झील का निर्माण करता है। जबकि यहाँ पर केंद्रीय या शंकु प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब क्रमागत ज्वालामुखी के उद्गार उत्पन्न होते, जो ठंडे लावा है उससे यहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र के चारों ओर एक शंकु बनाते हैं, तब। ठीक है, ये गलत है। तीसरा, केंद्रीय ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब क्रमागत ज्वालामुखी उद्गार ठंडे लावा कारण यहाँ पर छिद्र मुक्त जो होते हैं उसके चारों ओर एक शंकु बनाते हैं और इस प्रकार के शंकुआकार पर्वत के आकृति के रूप में सामने आने लगती है। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? केवल 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 20 है 20। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये भौतिक अक्षय के संबंध में सही बताता है? भौतिक अक्षय के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये बताना है आपको। पहला, कणी विघटन जो होता है ये तब होता है जब चट्टान के बड़े टुकड़े को परत दर परत विघटन होता रहता है और एक के बाद एक यहाँ पर गोलार्ध पीछे छूट जाता है और इस तरह के विघटन को वक्रनुमा चट्टान आवरणों का निर्माण होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जब चट्टान एक बड़े टुकड़े को परत या परत विघटन होता है तो एक के बाद एक गोलार्ध पीछे छूट जाता है और इस विघटन को वक्रनुमा द्वारा चट्टान अवशोषण का निर्माण होता है और ये एक्सफोलिएशन न कि कणकी विघटन होता है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ब्लॉक पृथक्करण दबाव या शीतलन के कारण होता है। ब्लॉक पृथक्करण दबाव या शीतलन के कारण होगा, ये बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, जल ठंडा होकर बर्फ के रूप में जमने से इसके आयतन में विस्तार होता है जिसके यहाँ पर परिणामस्वरूप तुषार क्रिया घटित होती है, ये भी बात करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 21 यहाँ से निम्नलिखित में से कौन से कथन रासायनिक अक्षय के संबंध में सही है? रासायनिक अक्षय के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही बता रहा है, ये बताना है। ठीक है, पहला, जब कैल्शियम और सोडियम युक्त चट्टानें अम्लीय वर्षा के संपर्क में आती हैं तब कार्बोनेशन होता है। पहली बात। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेशन तब होता है जब कैल्शियम और सोडियम युक्त चट्टानें घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा जल का संपर्क में आती है, जबकि यहाँ पर अम्लीय वर्षा आमतौर पर जल के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिश्रित होती है। पहला गलत है। सेकेंड, क्लोरीनेशन क्लोराइड लवण युक्त चट्टानों में होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि क्लोराइड लवण क्लोरीनेशन है प्रक्रिया का परिणाम होता है, ना कि उसकी पूर्ण शर्त। अर्थात यहाँ पर क्लोराइड लवण का निर्माण क्लोरीनेशन प्रक्रिया से होता है, ना कि क्लोरोनेशन, ठीक है, प्रक्रिया से। और ये क्लोराइड लवण युक्त चट्टान का अनिवार्य होना होता है। आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, ऑक्सीकरण लौह आधारित लवण से होता है। तीसरी बात से करेक्ट है कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया लौह आधारित लवण से तब होती है जब वर्षा जल में मौजूद वायुमंडलीय ऑक्सीजन चट्टान में मौजूद खनिज तत्वों के विशेषकर लौह यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करती है। इसमें चट्टानों का अपघटन होने लगता है और यहाँ पर ये टूटने लगती है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है और ये जल में जंग लगने में मदद समान होती है, जंग लगने के समान होती है। ये बात करेक्ट है, तीसरी वाली। चौथा है, जल योजन हाइड्रेशन प्रक्रिया में जल एल्युमिनियम के चट्टानों के बाहरी आवरण की अलग करेगा। ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 3 और 4 करेक्ट है, तो डी। क्वेश्चन 22 है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये चट्टानों के बढ़ते विरूपण के दबाव के दौरान एकत्र हुई ऊर्जा के निर्मुक्त होने के से उत्पन्न होता है। पहला 22वें का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, जिस बिंदु पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है उससे अधिक केंद्र या सीधे तौर पर या सीधे इसके ऊपर पृथ्वी की सतह का स्थित बिंदु को उद्गम केंद्र के रूप में जाना जाता है। सेकेंड बात गलत है। सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि वह बिंदु जहां ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है, भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, राइट। और वैकल्पिक रूप से इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है और पृथ्वी की सतह उद्गम केंद्र सबका सबसे निकट बिंदु अधिक केंद्र कहा जाता है। ये बात गलत हो जाएगी। तीनों पॉइंट लिखो जो बताया मैंने आपको। तीसरा है, हिमालय पट्टी की अभिसारी सीमा के सहारे भूकंप का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। क्या होगा ये बात? ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर भूकंप का सर्वाधिक संकेंद्रण प्रशांत पेटी के आसपास मिलता है। करीब 70% भूकंप इसी पर जो परिप्रशांत पेटी में आते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। चौथा है, नरम धरातल या मृदा से गुजरने के समय भूकंपी तरंगों का शक्तिशाली हो सकती है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मृदा भूकंप में उत्पन्न तरंगे उत्पन्न कंपन को काफ़ी अधिक बढ़ा देती है और चट्टाने से मिट्टी की ओर बढ़ते समय भूकंपी तरंगे धीमी किंतु बड़े हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक ही भूकंप से एक ही दूरी स्थित कठोर चट्टान की अपेक्षा
नरम और ढीली अधिक चट्टानें तीव्रता से कंपन करेंगी। आंसर क्या होगा? E को 4 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्वेश्चन 23 यहाँ से 23। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सी परिस्थिति इसमें आवश्यक है? 23 में पहला बोला है कि मोटी विशाल घुलनशील चट्टान, ठीक है। दूसरा संयुक्त बेड रॉक, उच्च अवज, मध्यम से भारी वर्षा। इनमें से प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है 23 का। तो देखो यहाँ से बोले कि जो काष्ठ स्थलाकृति विकास को लेकर के यहाँ पर जो परिस्थितियाँ शामिल होती हैं, तो अपेक्षाकृत मोटी विशाल घुलनशील चट्टान, अर्थात यहाँ पर सतह के पास चूना पत्थर डोलोमाइट होना, ठीक है, और जोड़ों का जो पर्याप्त विकास होना, जैसे कि यहाँ पर चट्टान संश्लेषित होती है और संस्तर होने से पतले हो जाती है। सही बात है। पर्याप्त उच्च अवज होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि ताकि यहाँ पर काष्ठ स्थलाकृति के निर्माण के लिए जल प्रसंचरण कर सकें और चट्टानों के खुलने के हेतु माध्यम से भरी वर्षा, काफ़ी ज़्यादा वर्षा, वायुमंडलीय CO2 को शोषण करने को लेकर जल कार्बोनेट से बनना। इसके अलावा उन पौधों का विकास प्रोत्साहन करता है जिनका अपघटन बहते जल में CO2 को एक अतिरिक्त स्रोत मानता है। ठीक है, सभी बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर डी। 24 है वृहद संचलन के बारे में विचार करना है। वृहद संचलन के लिए अपेक्षे पूर्व शर्त होती है। 24 का पहला गलत है, क्योंकि जो वृहद संचलन है इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं होती है। हालांकि इसमें इसका योगदान आवश्यक है और यहाँ पर गैर अपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा अपेक्षित ढलानों के वृहद संचलन का काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। ये बात गलत हो जाएगी। जल, हिमानी और पवन जैसे भू आकृतिक कारक वृहद संचलन के लिए सहायक होते हैं। सेकेंड बात, ये भी गलत है, क्योंकि वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, वृहद संचलन, इनकी प्रक्रिया धीरे धीरे और सीधे सम्मिलित नहीं होती है। इनका अर्थ है कि वृहद संचलन का अपवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। यद्यपि इसमें पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है और साथ ही अपशिष्ट जो पर्यावरण है उसके जीवों के विकास के कारण भौतिक पर्यावरण और परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत है। डी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। आग्नेय चट्टानों के संबंध में विचार करना है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक मैग्मा और लावा से बनती है, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टानें के रूप में जानते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड बात गलत करेक्ट है, अभी सही बात है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है गैब्रो और पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, ठीक है, और टफ आग्नेय चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल होंगे। तीसरा, ये क्रस्ट के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर पाई जा सकती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि जैसे ही मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है, ये पृथ्वी की क्रस्ट या सतह पर ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी। तो इस टाइप से यहाँ पर जितने भी टॉपिक आए हैं, है ना, इस 25 क्वेश्चन में, जैसे आग्नेय चट्टान हो गया, ये भूकंप को लेकर हो गया, ठीक है, और वृहद संचलन क्या होता है ये दे रखा है, ठीक है, और रासायनिक जो अपक्षय संबंध में, अगर इनसे लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन घुमा दिया तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के थ्रू नहीं कर पाओगे। ध्यान रख लो, मैं फिर से बोलूँ, ये क्वेश्चन को यूपीएससी पेपर मान के मत चलो, ठीक है। एक पैटर्न है ये, ठीक है, पैटर्न के बेस सब क्वेश्चन चलो। यहाँ से आपको एक चीज़ अच्छी क्या देखने को मिलती है कि यहाँ से आपको टॉपिक पता चलेंगे, क्या क्या टॉपिक न्यूज़ में है, यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे कि ये टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना डीप जाके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। यहाँ से सिर्फ इस क्वेश्चन से कवर करके आप पेपर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, याद रख लो। और इन टॉपिकों को अच्छे से कवर करो। जो टॉपिक आते जा रहे हैं उनको टॉपिक लिस्ट बनाते हो और यहाँ पे ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करते हो, जो क्वेश्चन आपके मिलते जा रहे हैं। और अभी हम लोग का साइंस टेक्नोलॉजी का टारगेट में चल रहा है 1 2 3 हो गया, तो 4 5 6 तक आपका साइंस टेक्नोलॉजी को कवर करना है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक और क्वेश्चन होते हो, ठीक है। यहाँ से एंड करते, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर टॉपिक की लिस्ट चाहिए होगा, इसी जैसे 25 क्वेश्चन है, इसी 25 क्वेश्चन की अगर लिस्ट चाहिए, आप नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं आपको बना के दे दूंगा। आप कमेंट करो या तो टेलीग्राम पे बोल सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।